बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के माबैन मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में किन अमूर पे तबादला ख्याल किया गया है और क्या इस मुलाकात के बाद बर्फ़ पिघली है या नहीं पिघली, और क्या सुप्रीम कोर्ट में पाया जाने वाला एक सियासी किस्म का जो इख्तलाफ था क्या वो ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ पंजाब कॉलेज ज़्यादती केस, इस हवाले से एक वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद हालात मज़ीद कशीदा क्यों हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा एक और मामला, बल्कि वो सबसे बड़ा मामला, आज शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और रियासत की ताकत भी सब ने देख ली है। इसके साथ ही तहरीक इंसाफ मलिया मेट हो चुकी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कॉल दी गई थी कि आज डी चौक में एहतजाज किया जाएगा। मैंने खैर आपके साथ पहले भी बात की थी कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर, जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लग रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर खाते चल रहा है। क्योंकि पहले तो वो इतने दिन खामोश रहे, फिर अचानक एक मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया, बड़ा होम्योपैथी किस्म का प्रेस रिलीज़ था, जिसमें कहा गया कि जी वो पार्टी के साथ हैं, जो पार्टी ने फ़ैसला किया उस पर अमल दरामद किया जाएगा, मुकम्मल तौर पे तैयार हैं हम, यहाँ से जो है वो मार्च जाएगा, हम नहीं, यहाँ से मार्च इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। कौन लेके जाएगा, कैसे जाएगा, इस हवाले से मुकम्मल खामोशी। हालांकि इससे पहले जब भी तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई जलसा किया जाता है, कोई एहतजाज किया जाता है, कोई मार्च किया जाता है, तो उसके लिए जो इनका मेन जो सियासी हब है वो खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर है, तो वहाँ से मुकम्मल स्ट्रेटजी जो है वो अनाउंस की जाती है। अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला उसको लीड करते हैं और रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके वो ताकत के साथ जो है हमलावर होने की कोशिश करते हैं। और ये भी सच है कि हर बार उन्होंने पसपाई इख्तियार की है, हर बार उन्हें जो है वो मार खानी पड़ी है। तो इस बार कोई ये स्ट्रेटजी सामने नहीं आई थी कि मार्च होगा, कैसे होगा, कौन जाएगा, किस तरह से लेके जाएगा। हाँ, जो चीज़ें सामने आई थी उनके मुताबिक तो ये था कि जिस दिन डी चौक में दोबारा एहतजाज की कॉल दी जा रही थी, उस इजलास में अली अमीन गंडापुर जो हैं वो चीख रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, कोई कॉल नहीं देनी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, पहले ही 75 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है, उसका हिसाब किताब कौन देगा, और कारकुन कहाँ से आएंगे, लोग तो मार खा के जो है वो थक चुके हैं, लोग बीमार पड़े हैं। वैसे ये जिनको पैसे दे के ये लाए थे ना, उन्होंने भी अब आने से इनकार कर दिया है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों की वो थी जिन्हें 2-2 हज़ार पे दिहाड़ी पे ये साथ लेके आए थे और उनके साथ ज़ाहिर ये वादा था कि जी हमने जाना है, 1-2 दिन वहाँ पे क़याम करना है, खाना पीना और आने जाने का ख़र्चा हमारा है, तो आपको तो लमसम जो है वो सुके मुक्के जिम्मे नहीं पैसे मिल जाएंगे आपको, 2,000 रुपया दिहाड़ी। तो उन्होंने कहा चलो यार इंजॉय भी हो जाएगा, तो फिर 2-2 हज़ार रुपया भी मिल जाएगा। लेकिन हुआ ये कि ना तो 2-2 हज़ार रुपया मिला और ना ही इंजॉय हुआ, बल्कि इंजॉय किसी और ने कर लिया। और अब उसका खमियाजा ये भुगत रहे हैं कि वो जो लोग आए थे अब वो डॉक्टर को पैसे भी दे रहे हैं और सेके भी कर रहे हैं, और जो उनको पैसे मिलने थे पैसे भी नहीं मिले, और ऊपर से इलाज पर भी 10-10, 15-15 हज़ार रुपया जो है वो खर्च करना पड़ रहा है। तो अब तो कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो वो जो प्रेस रिलीज था वो बता रहा था कि दाल के अंदर कुछ ना कुछ काला है और मामलात कहीं ना कहीं पे जो है वो चल रहे हैं। फिर आप देखें कि तहरीक इंसाफ ने अचानक रात को ये फ़ैसला कर दिया कि जी ये जो एहतजाज है इसको मनसूख करते हैं। मैंने तो इस पर पहले भी बात की थी, कल भी बात की थी कि इमरान ख़ान से मुलाकात करवाना या इमरान ख़ान का मेडिकल चेकअप, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बड़ा मामला नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसे पोलिटिसाइज़ कर दिया है। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने पहले एक धमकी दी, अल्टीमेटम दिया और कहा कि जी अगर मुलाकात ना करवाएगी 14 अक्टूबर तक तो फिर 15 अक्टूबर को हर सूरत डी चौक में धरना दिया जाएगा। तो मैंने इस पर बात की थी कि तहरीक इंसाफ की अगर धमकी में आकर रियासत कोई फ़ैसला करेगी तो ये कमज़ोरी होगी, और ये एक आप जो है वो अपना सबको एक रास्ता दे रहे होंगे कि इस तरह भी अपने मुतालबात मनवाए जा सकते हैं। लिहाजा रियासत ने अपनी ताकत दिखाई और किसी किस्म की लचक नहीं दिखाएगी, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ को जो है पसपाई इख्तियार करना पड़ी। तहरीक इंसाफ ने जो है अपनी कॉल वापस ली
और अब इमरान खान से मुलाकात का मामला है, मेडिकल बोर्ड ने उनका चेकअप करना है, वो हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और इस पर कोई किसी को इतराज़ भी नहीं है। तो तहरीक-ए-इंसाफ जो है उन्हें बिल आखिर लमलेट होना पड़ा है, और तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कॉल देना और फिर उसके बाद ऐन मौके पे कॉल वापस लेना, ये सियासी पसपाई के साथ साथ सियासी मौत भी है, ना सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ की बल्कि इमरान खान की। वैसे इमरान खान के बयानिए की तो पंजाब और सिंध में और बलोचिस्तान में मुकम्मल तौर पे जो है मौत वाक़ई हो चुकी है। तहरीक-ए-इंसाफ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में आपको जो हल्की फुल्की नज़र आती है, यहाँ पर भी अपने मंतकी अंजाम को पहुँच जाएगी जिस किस्म की स्ट्रेटजी ये लेके चल रहे हैं उसके नतीजे में। और दूसरा, पंजाब में जो सूरत हाल है वो हर गुज़रते दिन के साथ बड़ी पेचीदा और गंभीर और ख़ौफनाक होती जा रही है। पंजाब कॉलेज में तालबा के साथ ज़्यादती के मामले पर पूरे का पूरा इशू जो है वो पहले से ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। वजह यह है कि जब ये इशू सामने आया तो कॉलेज के अंदर तलबा और तालबात की तरफ से ये डिमांड की गई कि मज़कूरा जो सिक्योरिटी गार्ड है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इंतज़ामिया ने कार्रवाई करने की बजाय तलबा और तालबात को प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया, उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया, और उसका फिर नतीजा ये निकला कि ये बात जो है वो फैल गई, और जैसे ही बात फैली तो फिर मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। तो इसमें ज़्यादातर जो किरदार है वो मियाँ आमिर महमूद और उनके कॉलेज की जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक किरदार अदा किया, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुजाहरा करने वाले तलबा और तालबात पर लाठी चार्ज किया, बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज किया, और आज पूरे पंजाब में ये आग फैल चुकी है। पंजाब के बहुत सारे शहरों में तलबा और तालबात सड़कों पर निकल आए हैं और डिमांड की जा रही है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है जिसने मुबैना तौर पे बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया है उसे करार वाक़ई सज़ाएँ दी जाएँ। लेकिन इस मामले को पंजाब पुलिस की जानिब से ज़्यादा ख़राब कर दिया गया, पेचीदा कर दिया गया है, क्योंकि ASP शहर बानो साहबा की एक वीडियो जो है बड़ी वायरल हुई है जिसमें दो मर्द हजरात जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं वो उनके साथ खड़े हैं, और ये बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पे ये जिस लड़की का नाम लिया जा रहा है उसके वालिद और उसके चाचा जी हैं, और वो कहते हैं जी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, बच्ची का पाँव फिसला जिसकी वजह से उसको जो है वो कमर में तकलीफ़ हुई, फिर ICU में वो शिफ्ट हुई, बच्ची घर में है, ठीक है, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अब ये जो वीडियो है इसने इस मामले को पहले से ज़्यादा पेचीदा किया है। उसकी वजह ये है, अगर आप वीडियो को गौर से देखें तो ASP साहबा जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही हैं, बड़े इत्मीनान के साथ, और वैसे भी उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है और वो उनकी वो जो इत्मीनान है वो नज़र आ रहा है। लेकिन लड़की के मुबैना वालिद की जो बातें हैं वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, अल्फाज, उनकी आंखें, उनका चेहरा जो है वो एक दूसरे से जो है वो मिलते जुलते नहीं हैं। तो ये मामला जो है मशकूक है, और फिर अगर कुछ हुआ ही नहीं तो फिर चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में वज़ीर आला ने इतनी बड़ी हाई पावर कमेटी क्यों कायम कर दी? अगर कुछ हुआ ही नहीं तो फिर इतनी ज़्यादा हंगामा रही क्यों हो रही है? मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी इस मामले को जो है वो मिसमैनेज कर रही है, या इसे जो है वो अपना पेचीदा बनाने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही। हो सकता है कि जी इसके पीछे ज़ाहिर मियाँ आमिर महमूद बड़े बाअसर हैं, बड़े ताकतवर हैं, और उनका सियासी असर और सूख भी है, चूँकि उनका जो है वो अपना मीडिया ग्रुप भी है, दुनिया मीडिया ग्रुप के वो मालिक हैं, तो उनका मीडिया पर भी एक असर है। फिर उसके अलावा ताकतवर हलकों में भी उनकी अच्छी खासी जान पहचान है, ना सिर्फ हुकूमती हलकों में बल्कि अपोजिशन के हलकों में भी अच्छी खासी वो जो है उनकी अपना दस्तरस है। और अभी आप देखें कि जब मियाँ असलम इकबाल साहब गुमशुदा थे, लापता थे, तो उस वक्त भी ये खबर सामने आई थी कि उनको पनाह देने वाला कोई और नहीं बल्कि मियाँ आमिर महमूद भी हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि मियाँ आमिर महमूद जो हैं वो बड़े बाअसर भी हैं, और उनका असर और सूख जो है उसका भी ये नतीजा हो सकता है कि ये जो वीडियो बयान सामने आया है। लेकिन कुछ भी है, मामला बड़ा मशकूक है। अगर इस आग को ठंडा करना है तो फिर हक़ाइक़ को सामने लाना पड़ेगा। अगर आप ये चाहें कि जी आप लोगों से कहें कि लेके आएँ CCTV फुटेज, तो भाई लोगों ने क्या कॉलेज के अंदर से जाके आपके DVR से वो वीडियो निकालनी है? वो तो कॉलेज इंतज़ामिया ने देनी है ना, दे, या फिर पुलिस ने वो रिकवर करनी है, पुलिस करे। लेकिन पुलिस तो यहाँ पे जो है वो क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है,
और मामले को पहले से ज़्यादा पेचीदा किया जा रहा है। इस तरह से ये आग जो है मज़ीद भड़केगी। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो दानिशमंदी का मुज़ाहरा करें, हुकूमत इस मामले को संजीदा ले। अगर आपने इस मामले को एक रवायती अंदाज में डील करने की कोशिश की तो फिर ये जो तुलबा तालबात हैं ना, ये मुल्क में ऐसी धमाचौकड़ी मचाएंगे कि आपसे कुछ कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो बिफ़ोर टाइम आप इसे समझ जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस जारी करने से हालात आपके कंट्रोल से बाहर होते जाएंगे और ख़राब होते जाएंगे। और अब आते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इस वक्त सियासी महाज पे जो आपको गहमा गहमी और एक क्लैश नज़र आ रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट में आइनी और कानूनी मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आलमोस्ट 99% जो इस हवाले से पिटिशन्स हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की जा रही हैं। और फिर ये भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ दिया जाता है। आप देखें कि बहुत सारे केसेस में हमारे जज साहिबान जो हैं वो अज़ाफ़ी और इख्तलाफी नोट जारी करते हैं और बाकायदा इमरान खान का नाम मेंशन करके उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं। उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी रहनुमा करार दिया जाता है। उनकी जमात को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कहा जाता है। इमरान खान की फॉलोइंग का जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि करोड़ों लोग इनके फॉलोअर हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अभी 63A वाला मामला जो है जब वो खुला तो पता चला कि मुनीब अख्तर साहब, बंदयाल साहब और इजाज़ुल एहसन साहब ने अपने ओहदे को सियासी टूल के तौर पे जो है किसी के लिए इस्तेमाल किया और बाकायदा प्लानिंग के तहत सियासी मामले को अदालत में लाया गया और फिर अदालत की तरफ से गैर आइनी और गैर कानूनी जो है जजमेंट सामने आई। अब खैर वो तो रिवर्स हो चुकी, लेकिन 8 जजेस का फ़ैसला जो है वो भी इसी तरह की सूरत हाल है। क्योंकि अभी तक जितनी भी हमारे जो मुतलका फोरम्स हैं, वकला हैं या दीगर अथॉरिटीज़ हैं, उनकी तरफ से यही सवाल उठाया जा रहा है ना कि आखिर किस तरह से तहरीक इंसाफ को ये रिलीफ दिया गया। तहरीक इंसाफ पिटिशनर नहीं थी, फ्रीक नहीं थी। तहरीक इंसाफ ना तो पार्लिमान का हिस्सा थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हमायत से जो आज़ाद जीते थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पेशावर हाई कोर्ट गई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिलीफ है वो तहरीक इंसाफ को दे दिया गया। तो ज़ाहिर है इस पे ये सवाल तो उठाया जाता रहा जी आपने किस आइन और कानून के तहत ये रिलीफ दिया गया। और फिर उसके बाद अभी आप देखें कि सारी की सारी इस वक्त जो गहमा गहमी है या अफरा तफरी है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द घूम रही है कि अगला चीफ़ जस्टिस कौन होगा। काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और नई जो अदालत बनने जा रही है उसके वो चीफ़ जस्टिस होंगे नहीं होंगे, मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस होंगे नहीं होंगे, ये सारी डिबेट की जा रही है। एंड ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुलाकात की खबर का सामने आना जो है वो मेरा ख़्याल है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये ख़बर हमारे सीनियर सहाफ़ी और दोस्त मोहतरम जनाब सईद चौधरी साहब ने दी है और अपनी उनकी जो ख़बर है इसके मुताबिक इस मुलाकात के दौरान काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने मंसूर अली शाह साहब पर बड़ा वाज़े किया कि वो किसी सूरत भी जो है कोई भी एक्सटेंशन तोसी या कि हुकूमत से कोई रिलीफ नहीं लेना चाहते, ना ही वो लेंगे। ये मुलाकात तब हुई जब मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत चल रही थी और जज साहिबान जो हैं वो अपने अपने फ़ैसले पे गौर फरमा रहे थे। तो उस वक़्त उनका ये कहना था कि आप आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दें। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मुझे कोई एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन ज़ाहिर है अगर किसी के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि जी अगर हुकूमत ने कोई कानून साजी कर दी और उसका फ़ायदा किसी दूसरे को मिल गया तो मुझे ये नुकसान होगा कि मेरी जो चीफ़ जस्टिस है वो 3 साल तख़ीर का शिकार हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा। तो इस वजह से फिर ज़ाहिर है मामलात ख़राब हुए। अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब की इसके अलावा भी एक मुलाकात हुई है और ये मुलाकात जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जो है राहदारी में गुज़रते हुए मुलाकात हुई
और इस मुलाकात में काजी फ़ायज़ ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं ये चंद मिनटों के फ़र्क से एक दूसरे के साथ जो है वो शामिल हुए। और इस मुलाकात की एक तस्वीर मंदोखेल साहब ने अपने मोबाइल में भी बनाई, क्योंकि ये उस वक़्त मुलाकात हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डिनेंस जारी हुआ था। फिर उसके बाद मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से जो है फ़ारिग किया गया, उनकी जगह पे अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया गया। तो ये उस वक़्त की मुलाकात थी जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने मंसूर अली शाह साहब को इत्मीनान में लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी मैंने याहिया अफरीदी साहब के साथ रब्ता किया था और चूँकि वो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे तो उनकी अदम मौजूदगी पे अमीनुद्दीन खान साहब को कमेटी में शामिल किया गया। जब ये बात की जा रही थी तो उसी दौरान याहिया अफरीदी साहब जो हैं वह वहाँ से गुज़रे, तो उन्होंने कहा मैंने आपसे रब्ता किया था। उन्होंने इस बात की तस्दीक की। जब उन्होंने इस बात की तस्दीक की तो इसी दौरान चूँकि ज़ाहिर है जजी साहबान जो हैं वो अपने कमरा अदालत तक आने के लिए जो है वो उसी राहदारी का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे ये मुलाकात हुई। तो मंदोखेल साहब भी वहाँ पे पहुँचे। तो मंदोखेल साहब ने जब ये देखा कि 3 बड़े जो हैं वो खड़े हैं, सीनियर जज, वो भी खैर बड़े जज हैं, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे वहाँ पे लुकमा दिया, जी आज तो कमाल हो गया, बड़े खूबसूरत आप सब लग रहे हैं, चले मैं आपकी तस्वीर बनाता हूँ। उन्होंने तस्वीर भी बनाई और फिर उन्होंने वहीं पे वो कमेटी के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई तुम्हारा अपना इख्तलाफ नहीं है, मेरा ख्याल है कि ठीक है आपने जो कमेटी बनाई है ये अच्छी बात है। यानी कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो डे फर्स्ट से आज के दिन तक सुप्रीम कोर्ट में एक तो एक तरह की जो यूनिटी होती है ना उसके लिए भी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो आइन और कानून पर किसी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त जो आपको कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है ना, कोई क्लैश, कोई इख्तलाफ राय नज़र आ रहा है, तो वो सिर्फ आइन और कानून की वजह से है। काजी फ़ायज़ ईसा का और कोई इख्तलाफ नहीं। अब तो देखें ना कि चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने कैटेगोरिकली ऐलान कर दिया कि वो 25 अक्टूबर 2024 को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद चले जाएंगे। और वैसे भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो 25 अक्टूबर के बाद जो है एक तो उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों के लिए इस्तांबुल जाना है। उसकी वजह यह है कि इस्तांबुल में उनकी हमशीरा मुकीम है और उनकी तबीयत नासाज है, तो उन्होंने उनकी मिजाज पुरसी करनी है। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो है वो अपनी रिटायरमेंट के बाद अपना अगला शेड्यूल जो है बना लिया, लेकिन कौम यूथ मेरी वीडियो देख के पता शोर मचाएगी, वो कहेगी देखा ना काजी फ़ायज़ साहब भागने लगा है। नहीं मेरी जान, तसल्ली आपकी हो जाए कि काजी फ़ायज़ भागने नहीं लगा, बल्कि उन्होंने इस्तांबुल में अपनी हमशीरा की इयादत के बाद जो है वापस तशरीफ़ लाना है और पाकिस्तान आना है। और आपकी तसल्ली के लिए आपको बताता चलूँ कि जो वफाकी आइनी अदालत बनेगी उसके पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने होना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।